नमस्कार साथियों, आज के आप इस वीडियो में पढ़ेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास क्या है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास को ही कहते हैं मानसिक विकास। अगर किसी बालक में सोचने समझने की क्षमता जो बढ़ता है या किसी भी क्रिया को करने का जो तर्क वितर्क होता है उसी को कहते हैं क्या, संज्ञानात्मक विकास। ये उसी को कहते हैं अंग्रेजी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अध्ययन के लिए अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग किए और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं का जिक्र किया। पहला अवस्था को कहते हैं संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, इसी को सेंसरी मोटर स्टेज, इसका उम्र है 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका उम्र है 2 से 7 वर्ष। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका उम्र है 7 से 11 वर्ष। चौथा है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसका उम्र है 11 से 15 वर्ष। इन्होंने 4 अवस्थाओं का जिक्र किया। ये 4 था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ध्यान देंगे कि जीन पियाजे ने कहा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर किस किस चीज का प्रभाव पड़ेगा, किस किस चीज का प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में आप देखेंगे। जीन पियाजे ने कहा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर उसके परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। परिपक्वता मतलब होता है मैच्योरिटी। परिपक्वता कहते हैं कि किसी बालक में जो उसके आनुवंशिक जैविक गुण हैं वो धीरे धीरे जो क्रम से प्रकट होते हैं उसी को कहते हैं क्या, परिपक्वता। जैसे अगर कोई बालक 3 साल 4 साल 5 साल की उम्र तक में अगर नहीं बोलता है तो हम उसको कहते हैं अपरिपक्व बालक। अगर उस समय के साथ बोलता है तो उसको कहते हैं परिपक्व बालक। अगर 3 साल में चलना शुरू कर दे, 3 साल के बाद चलेगा तो उसको कहते हैं अपरिपक्व बालक। तो समय के साथ जो आनुवंशिक गुण प्रकट होता है उसी को कहते हैं परिपक्वता। तो परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, कौन बोले, जीन पियाजे। दूसरा बात है यहाँ कि संज्ञानात्मक विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है, क्रियाशीलता का। क्रियाशीलता कि इन्होंने बोला कि जब तक बच्चा क्रियाशील नहीं होगा, सक्रिय नहीं होगा, तब तक उसका संज्ञानात्मक विकास उतना बेहतर नहीं होगा। तो उसके संज्ञानात्मक विकास पर किसका प्रभाव पड़ेगा, क्रियाशीलता का। अब देखिए अगला है कि संज्ञानात्मक विकास पर किसका प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक अनुभव का। जो उसके समाज में जो अनुभव है उसके अनुभव का प्रभाव उसके संज्ञानात्मक विकास पर पड़ेगा। चौथा है संतुलनता। संतुलनता को आप मैंने बाद में जब हम इसके बारे में बेहतर ढंग से समझाएंगे तब बेहतर समझ जाएंगे। चलिए, जैसे वातावरण या परिवेश से हुआ, जीन पियाजे ने कहा कि बच्चा वातावरण या परिवेश में सक्रिय खोजबीन द्वारा सीखता है। मतलब बच्चा को सक्रिय खोजबीन द्वारा संज्ञानात्मक विकास होता है, इसलिए वातावरण या परिवेश का प्रभाव पड़ता है तो क्या कहिएगा, जीन पियाजे। अगला, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। ये भी बात कौन बोले, जीन पियाजे। कि बच्चा का जो आनुवंशिक कारक है उसका प्रभाव उसके क्या करेगा, संज्ञानात्मक विकास पर पड़ेगा। अब देखिए, इन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग करके 4 अवस्था दिए। चारों अवस्था का अलग अलग गुण है, अलग अलग विशेषता है, उसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। पहला देखिए, इसमें पहली संवेदी गामक, इसी को कहते हैं इंद्रिय गामक, इसी को कहते हैं पेशीय गामक, इसी को कहते हैं इंद्रिय जनित। सेंसरी मोटर मतलब आदमी, मतलब जिस बालक में जो सेंसर होता है उस सेंसर के मोटर, मतलब उस सेंसर में गति के माध्यम से जो सीखेगा उसी को कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। जैसे बालक सहज या प्रतिवर्त क्रियाओं द्वारा सीखता है। बालक, इसी को प्रतिवर्त क्रिया को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सहज क्रिया क्या होता है कि बालक बिना इंटेंशन के अगर कोई क्रिया करता है उसी को कहते हैं क्या, सहज क्रिया। जैसे गुटुकना, लुढ़ुकना, किसी वस्तु को पकड़ के मुंह में रखना या चूसना, ये सब होता है सहज क्रिया। तो बालक सहज क्रियाओं के द्वारा सीखता है, किसमें, पहला में। अब देखिए इसी का है अगला में, बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। कि बालक के पास जितना ज्ञानेंद्रियां हैं उसका उपयोग द्वारा सीखता है। जैसे अगर कोई बालक को अगर कोई मान लीजिए अग्नि जलता हुआ दिखे या लैंप जलता हुआ दिखे तो बालक तुरंत उसको पकड़ने का प्रयास करता है। एक बार छूने के बाद अगर हाथ पक जाए तो फिर दोबारा वो हाथ को पीछे खींच लेता है। तो इसी को कहते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग द्वारा सीखना। तब उसको समझ में आ जाता है कि इसको छूने से हाथ पक जाएगा। तो वही कहता है बालक किसके द्वारा सीखता है, ज्ञानेंद्रियों। अब देखिए अगला है वस्तु स्थायित्व की भावना का विकास हो जाता है पहली अवस्था में। वो कैसे
वस्तु अस्थायित्व की भावना का विकास मतलब है कि जब किसी बालक के सामने कोई वस्तु रखा रहता है, अगर आप उसकी वस्तु को छुपा लेते हैं, फिर भी बालक के पास ये समझ हो जाता है कि ये वस्तु अभी मेरे सामने नहीं है पर इसका अस्तित्व है, तो उसी को कहते हैं वस्तु अस्थायित्व की भावना का विकास, या इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। समझ गए। अब देखिए अगला है कि वयस्कों द्वारा किए गए कार्यों का अनुकरण करना प्रारंभ करते हैं। उसके जो घर के मेंबर हैं, माता पिता हैं या कोई अन्य वयस्क लोग हैं, वो जैसे जैसे किसी कार्य को करते हैं तो उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। किस अवस्था में? पहली अवस्था में। उसके बाद देखिएगा बालक में स्मृति, अनुकरण, ध्यान, जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। स्मृति मतलब बालक जो भी कुछ देखता है, मेमोरी जिसको कहते हैं स्मृति को, बालक जो भी कुछ अपने आसपास देखता है तो उसके बारे में, उसके प्रतिबिंब को, उस वस्तु के प्रतिबिंब को अपने स्मृति में क्या करता है? शामिल कर लेता है। अनुकरण करता है मतलब नकल करना शुरू कर देता है। ध्यान मैंने उसके बारे में करना शुरू कर देता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। इसी का अगला है आवाज एवं प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है कि बालक को जिधर से अगर आवाज सुनाई दे या जिधर से अगर उसको प्रकाश आए तो उस ओर मैंने घूम करके क्या करेगा? प्रतिक्रिया करेगा। जैसे अगर मान लीजिए उसकी माँ को आवाज सुनाई दे तो उसको लग जाएगा कि मेरी माँ आ रही है मेरे तरफ या मेरी माँ का आवाज है, तो उसी को कहते हैं आवाज एवं प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है। अब देखते हैं दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मतलब संक्रिया करने से पहले की अवस्था को कहते हैं कथी? पूर्व संक्रियात्मक। और इसी का कहीं कहीं दूसरा नाम मिलेगा आपको प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या है इसके बारे में समझिए। संक्रियात्मक अवस्था होता है कि जब कोई चीज पे आप कोई बच्चा अगर तर्क वितर्क करता है, समझ मतलब उसको डेवलप होता है, तो उसको कहते हैं संक्रियात्मक अवस्था। मतलब तर्क वितर्क करना, उसमें जांच पड़ताल करना। क्या जीववादी दृष्टिकोण क्या होता है इसके बारे में समझिए। जीववादी दृष्टिकोण होता है कि अगर कोई निर्जीव वस्तु में अगर बालक जीवन की कल्पना कर रहा है, अगर कोई निर्जीव वस्तु को जीवित समझ रहा है, तो उसी को कहते हैं जीववादी दृष्टिकोण। समझ गए। जैसे अगर एक बालक कहता है कि गुड़िया में जीवन है, गुड़िया को खाना खिलाता है, गुड़िया को, अगर गुड़िया में जीवन है तो उसको कहते हैं क्या है? उस बालक का दृष्टिकोण जीववादी है। उसमें जीवन की कल्पना कर रहा है। या जैसे मान लीजिए अगर कोई बालक घर में खेलते वक्त अगर मान लीजिए किसी कुर्सी से चोट लग जाए, तो अगर चोट लगने के बाद रोने लगता है और माँ को बोलती है माँ को बोलता है कि मुझे कुर्सी ने मारा, तो उसकी माँ कुर्सी को भी एक दो बार अगर उसको ठोकर लगा देती है, चोट लगा देती है, एक दो थप्पड़ लगा देती है, तो बालक को लगता है कि कुर्सी को भी चोट लग गया। तो यही जो दृष्टिकोण है उसी को कहते हैं जीववादी दृष्टिकोण। अब देखिए इसके आगे केंद्रीकरण को समझिए। केंद्रीकरण होता है किसी भी वस्तु को केवल एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना, केंद्रीकरण। जैसे अगर कोई दो प्रकार के बोतल अगर किसी बालक के पास है, दो प्रकार के बोतल या दो प्रकार के बोतल है, एक बोतल पतला और लंबा है, एक बोतल तनी चौड़ा और मोटा है, तो दोनों में समान मात्रा में पानी है, दोनों में समान मात्रा में पानी है। यदि बालक कहता है कि इस पतले और लंबे वाला बोतल में ज्यादा पानी है, इसमें कम है, तो बालक कहाँ है? केंद्रीकरण में। क्योंकि बालक केवल एक विशेषता, केवल ऊंचाई को ध्यान दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का एक और एग्जाम्पल समझिए जो सीटेट पूछा है उसके बारे में। देखिएगा केंद्रीकरण, अगर किसी एक बालिका के पास इतना सा गोल मिट्टी का गोला था, इतना सा मिट्टी, बालिका ने इसी मिट्टी को लंबा करके सांप का आकार दे दी और बोली लो मैंने मिट्टी को ज्यादा कर दिया। अब देखिए मिट्टी तो यही था, इसी का केवल आकार को क्या कर दी? परिवर्तित। अब इसका ध्यान केवल किस पे है? लंबाई पर। इसलिए कहता है कि हमने मिट्टी को ज्यादा कर दिया। तो किसी वस्तु के केवल एक विशेषता पर ध्यान दे रहा है, इसी को कहते हैं केंद्रीकरण। समझिए आत्म केंद्रिता। आत्म केंद्रिता क्या है सो समझिए। आत्म केंद्रिता होता है आत्म केंद्रिता होता है कि इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि हम जैसा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वैसा ही सब व्यक्ति सोचता समझता है, उसी को कहते हैं आत्म केंद्रिता। यानी बालक का जो विचार होता है आत्म केंद्रित होता है, वो अपने आप को हमेशा सही समझता है, या वो अपने दूसरे को, व्यक्ति को भी अपने दृष्टिकोण से देखता है, उसी को कहते हैं आत्म केंद्रिता, ईगोसेंट्रिसिज्म। अब है सतही ज्ञान। सतही ज्ञान कहते हैं
बालक किसी भी वस्तु को ऊपरी दिखावट के आधार पर अगर उसको अच्छा बुरा समझता है तो उसी को कहते हैं सतही ज्ञान। जैसे बालक के सामने दो मार्कर दे, एक पुराना और एक नया, तो बालक किसको लेना पसंद करेगा? नया। क्यों? कि बालक केवल ऊपरी दिखावट पर ध्यान दे रहा, तो उसी को कहते हैं क्या? सतही ज्ञान। अब आइए अगला है प्रतीकात्मक चिंतन या प्रतीकात्मक खेल खेलना। प्रतीकात्मक चिंतन या प्रतीकात्मक खेल खेलता है पूर्व संक्रियात्मक में। देखिए प्रतीकात्मक खेल क्या होता है या प्रतीकात्मक चिंतन क्या होता है। जैसे एक बच्चा, जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक बच्चा चिप्स को लेकर कहता है ये देखो तितली, आलू के चिप्स को देखकर कहता है कि ये देखो तितली। बालक कौन चिंतन कर रहा है? प्रतीकात्मक चिंतन। एक बालक अपने घर में एक लकड़ी को दोनों पैर के बीच में रखकर उसको गाड़ी के तरह एकदम चलाते रहता है, तो बालक कौन खेल खेल रहा है? प्रतीकात्मक खेल खेल रहा है या प्रतीकात्मक चिंतन कर रहा है। अगला है इसमें भाषा विकास के दृष्टिकोण से संवेदनशील अवस्था। देखिए भाषा विकास जो होगा दृष्टिकोण से, भाषा विकास बच्चा का बेहतर होगा किसमें? दूसरी अवस्था में। इसलिए कहता है भाषा विकास के दृष्टिकोण से संवेदनशील। संवेदनशील अवस्था वह होता है जब कोई बालक किसी उम्र में या उस अवस्था में किसी चीज को सीखने के प्रति ज्यादा तत्पर रहता है, तो उसी को कहते हैं कथी? संवेदनशील अवस्था। जैसे भाषा विकास के दृष्टिकोण से कौन होगा संवेदनशील? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, इसको कहते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जैसे बालक कोई अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपना बिहेवियर करना शुरू करता है, तो उसी को कहते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। जैसे समझिए एक बालक अपने माता के साथ मान लीजिए मेला गया और मेला में एक कीमती खिलौना को बालक पसंद कर लिया कि मम्मी हमको ये लेना है। उसकी माँ के पास उतनी पैसा नहीं है, तो वो बोलेगी कि इसको नहीं ले, ये ठीक नहीं होता है, ऐसा वैसा। लेकिन बालक को क्या कर लिया है? उसको निर्धारित कर लिया कि इसको हमको लेना है, लक्ष्य निर्देशित के लिया है कि हमको चाहिए, इसके लिए वही लेटना पोटना शुरू कर देता है। उसी को कहते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। मतलब उसको पाने के लिए उसको जो करना पड़े वो करने लगता है, उसको कहते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अगला है लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देता है। लाक्षणिक कार्य यानी सिमियोटिक फंक्शन से संबंधित है। क्या है सो इसके बारे में समझिए। सिमियोटिक फंक्शन जो होता है कि कोई व्यक्ति चिंतन में ध्वनि और संकेत का जब प्रयोग करता है तो उसी को कहते हैं लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देता है। सामूहिक एकालाप की धारणा का विकास भी किसमें होता है? पूर्व संक्रियात्मक में। देखिए सामूहिक एकालाप की मैंने क्या होता है? बच्चा बिना प्रभावशाली के अपने समूह को जो संबोधित करता है उसी को कहते हैं सामूहिक एकालाप की अवधारणा। जैसे अगर मान लीजिए किसी ग्राउंड में बच्चा खेलने के लिए जमा हो गया, तो उसी में से एक बच्चा अपने विचार को बिना प्रभावशाली भाषा के अपने समूह में बोलता है, तो उसी को कहते हैं कथी? सामूहिक एकालाप की धारणा का विकास होता है किसमें? पूर्व संक्रियात्मक में। ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ संक्रिया करेगा, लेकिन वो वस्तु जब उसके सामने में मूर्त रूप में यानी ठोस रूप में अगर उसके सामने रहेगा तब संक्रिया करेगा, तो उसी को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका उम्र है 7 से 11 वर्ष। देखिए इसमें जो है इसका गुण है मूर्त का, पहला वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है सो समझिए। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन होता है कि किसी वस्तु को अलग अलग कर देना, किसी वस्तु को अलग अलग कर देना। मान लीजिए एक जगह बहुत सारा बॉल रखा हुआ है, लाल वाला गेंद को अलग कर देगा, नीला वाला गेंद को अलग कर देगा, पीला वाला गेंद को अलग कर देगा। तो कलर के आधार पर उसको क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। उसी को कहते हैं कथी करना? वर्गीकरण करना, जब उसके मूर्त रूप से उसके सामने था तब। अब देखिएगा पंक्तिबद्धता या इसी को कहते हैं क्रमबद्धता, सीरिएशन। ये क्या है? किसी भी वस्तु को अगर उसको दे देंगे लंबाई के अकॉर्डिंग लगा देने के लिए, जैसे सबसे छोटा है पहले रखो, उससे बड़ा है थोड़ा आगे रखो, उससे बड़ा है और आगे रखो, इस तरह से अगर सजा देता है तो उसी को कहते हैं कथी? पंक्तिबद्धता। समझ गए? या सीरिएशन या क्रमबद्धता, या किसी भी चीज को पंक्ति में लगा देना तो यही कहिएगा कथी? पंक्तिबद्धता भी इसी में हो जाएगा। अब देखिएगा संरक्षण। देखिए सीटेट इससे कितना, मैंने इससे 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। क्या है? कहेगा कि किसी बालक में संरक्षण संबंधी ज्ञान, मैंने संरक्षण संबंधी ज्ञान के लिए कौन कौन सा चीज आवश्यक, 2 और गुण आवश्यकता होता है संरक्षण के लिए। कौन कौन? पहला है विकेंद्रीकरण, दूसरा है पलटावी गुण। कोई एगो आगे पीछे हो सकता है। देखिए संरक्षण के बारे में समझते हैं। संरक्षण जो होता है
अगर कोई पदार्थ अपने रूप से परिवर्तित हो जाने के बाद भी मात्रा, संख्या, आयतन और भार के दृष्टिकोण से अपरिवर्तित हो तो उसी को कहते हैं कथी? संरक्षण। संरक्षण जैसे देखिए, अगर कोई बच्चा इन दोनों वस्तु में केवल ये बोले कि बर्तन का आकार अलग अलग है, पानी दोनों में सेम मात्रा में है, तो उसमें आयतन संरक्षण की मतलब प्राप्ति हो चुकी है। तो उस बच्चा में क्या है? आयतन का संरक्षण हो गया कि जितना पानी इसमें है उतना ही पानी इसमें है। अब देखिए, संरक्षण संबंधी ज्ञान के लिए संरक्षण संबंधी ज्ञान के लिए दो प्रकार के गुण की आवश्यकता होगी। पहला है विकेंद्रीकरण, दूसरा है पलटावी गुण। विकेंद्रीकरण होता है किसी वस्तु के एक से अधिक विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना, विकेंद्रीकरण, समझ गए। और पलटावी गुण होता है किसी समस्या पर उलट पुलट करके तर्क वितर्क करना, कहलाता है पलटावी गुण। जैसे 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 100 पैसा बराबर 1 रुपया, अगर बालक उलट पुलट के जवाब देता है तो उसी को कहते हैं पलटावी गुण। या इसी को समझ सकते हैं 2 गुना 2 बराबर अगर होगा, 2 गुना 2 बराबर 4 होता है, तो उसी के 4 भागा 2 बराबर अगर 2 कहता है तो बच्चा में अगर ऐसा कहता है तो उसमें क्या है? पलटावी गुण है। अब देखिए, अब अगला समझते हैं सकर्मक अनुमान लगाने लगता है। क्या होता है सकर्मक अनुमान? सो समझिए। सकर्मक अनुमान, बालक किसी वस्तु को देखकर अगर अनुमान लगाता है तो उसी को कहते हैं सकर्मक अनुमान लगाना। या कोई एक्टिविटी देख करके अंदाजा लगाता है तब कहते हैं सकर्मक। जैसे बालक के पास 3 पेंसिल दिया गया, जैसे पेंसिल क, अगला पेंसिल दिया ख, और अगला दे दिया ग। 3 गो पेंसिल दे दिए। पहले बताए कि पेंसिल जो क है, क से बड़ी पेंसिल कौन है? ख। और फिर बाद में बता दिए ख से बड़ी पेंसिल कौन है? ग। तो बालक देख करके बता देता है सबसे बड़ी पेंसिल ग है और सबसे छोटी पेंसिल क है। तो बालक क्या कर रहा है? सकर्मक अनुमान लगा रहा है। तो सकर्मक अनुमान मतलब होता है बच्चा को जब मतलब जो इसको समस्या दे रहे हैं वो उसके सामने में मूर्त रूप से अगर उपस्थित हो तब उसको जब लेकर लगाता है तो उसी को कहते हैं सकर्मक अनुमान लगाना। अब देखिए, यही समझिए, अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम उसको शाब्दिक रूप से दे देते हैं, समस्या शाब्दिक रूप से, कोई वस्तु नहीं दिखा करके उसको शाब्दिक रूप से दे देते हैं, तब देखिए, जैसे इसमें दे देंगे कि अंजू जो है रंजू से बड़ी है, अंजू रंजू से बड़ी है और रंजू नेहा से बड़ी है। तो फिर कह देंगे कि इसमें सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है। तो अगर बच्चा को शाब्दिक समस्या है तो बालक तीसरा में नहीं कर पाएगा, वो कहां कर पाएगा? चौथा में। तो अमूर्त रूप से जब सोचेगा तब कर पाएगा। तो समझ गए सकर्मक अनुमान क्या होता है? मूर्त चिंतन, यानी कोई बच्चा जब तक उसके सामने में कोई वस्तु है तब तक उसके बारे में चिंतन कर पा रहा तो उसी को कहते हैं मूर्त चिंतन। ठीक। अब है आगमनात्मक तार्किक चिंतन। आगमनात्मक तार्किक चिंतन, जैसे आगमन विधि पढ़े होंगे कि पहले उसको बहुत सारा एग्जाम्पल देते हैं और बाद में नियम देते हैं, तो उसी को कहते हैं आगमनात्मक तार्किक चिंतन। अब समझिए आगमनात्मक तार्किक चिंतन के बारे में कि आगमनात्मक तार्किक चिंतन होता क्या है। अगर कोई बच्चा को पहले बहुत सारा एग्जाम्पल से अगर उसको नियम की तरफ सोचने के लिए कहेंगे तो आगमन विधि होता है। उसी तरह से आगमनात्मक तर्क होता है। जैसे अगर बालक के सामने एक समस्या देते हैं कि सभी टॉफियां मीठी होती है, ठीक, सभी टॉफियां मीठी होती है, फिर उसी को कह देंगे कि किटकैट एक टॉफी है, तो कहेंगे वो भी मीठी होती है। अगर फिर उसी बालक को कह देते हैं कि डेयरी मिल्क जो है, तो कहेगा वो भी मीठी होती है। उसी तरह से कह देंगे कि मार्कर भी एक टॉफी है, तो कहेगा मार्कर भी मीठी होती है। तो इस तरह का जो तार्किक चिंतन बच्चा कर पाता है वो किसमें करता है? मूर्त में करता है। उसी को कहते हैं आगमनात्मक तार्किक चिंतन करना। तो तीसरी अवस्था में जो ये सब मूल विशेषता है उसमें सबसे जो फेमस है वो संरक्षण है, वो संरक्षण है। इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा, संरक्षण के बारे में। जैसे देखिए, संरक्षण के बारे में एक जीन पियाजे का फेमस कथन है कि कुम्हार समुदाय के बच्चे में सबसे पहले उसमें आता है द्रव्यमान संरक्षण, बाद में आता है संख्या संरक्षण। कैसे, ये समझिए इस बारे में। कैसे कि अगर कोई बच्चा कुम्हार समुदाय का है तो उसके घर में बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बने होते हैं या मिट्टी के कोई वस्तु बने होते हैं, दीपक हो या घड़ा हो या बहुत सारा चीज हो। तो बालक ना उसको गिन नहीं पाता है, वो गिनने में क्या होता है? फंस जाता है वो, क्योंकि शुरुआती दौर में बालक 10-20 तक ही गिन पाता है। लेकिन उसके घर में जो दीप है
मैंने सैकड़ों में है, हजारों में है, तो बच्चा वो गिन नहीं पाता है। इसलिए उसमें संख्या संरक्षण पहले नहीं आएगा। उसमें कौन सी आएगा? द्रव्यमान संख्या। बालक मिट्टी को लेकर के खेलने लगेगा तो उसमें क्या आ जाएगा? द्रव्यमान संरक्षण। ठीक, अब इसी चीज के बारे में और समझिए संरक्षण के बारे में क्या होता है। ई हो गया द्रव्यमान। इसलिए कहता है कि कुम्हार समुदाय के बालक में पहले संख्या संरक्षण, पहले द्रव्यमान संरक्षण आएगा, बाद में आएगा संख्या संरक्षण। अब आते हैं चौथा, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 से 15 वर्ष है। इसमें पहला है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन। अब बालक जो है परिकल्पना पर आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, बच्चा नियम कानून को बेहतर ढंग से समझने लगता है और उस पर अब वो चिंतन करने लगता है। उसी को कहते हैं परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन। इसी का अगला विशेषता है प्रतिज्ञप्ति चिंतन, जिसको कहते हैं प्रोपोजिशनल थिंकिंग। प्रतिज्ञप्ति चिंतन होता है किसी भी दो समस्या को एक दूसरे से रिलेट करके चिंतन करना को कहते हैं कथी? प्रतिज्ञप्ति चिंतन। समझ गए? जैसे देखिएगा, कपड़ा, दर्जी, लोहा, लोहार, इस तरह से अगर जोड़ करके चिंतन कर पा रहा कि जो समस्या यहां था उसी से मिलती जुलती अगर समस्या है तो उसी से जोड़ कर अगर चिंतन करता है तो उसी को कहते हैं प्रतिज्ञप्ति चिंतन। ठीक, अगला देखिएगा, इसका विशेषता है उच्च मानसिक क्षमताओं का विकास। बालक में उच्च मानसिक क्षमता विकसित होने लगता है, इसलिए बालक जो है समस्या समाधान योग्यता उसमें बेहतर हो जाता है। ठीक, बालक का चिंतन अधिक लचीला और प्रभावी हो जाता है। किसमें? अमूर्त में। बालक दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने लगता है। किसमें? अमूर्त में। स्मरण शक्ति तर्क और समझ पर आधारित होने लगती है। अब बच्चा ये स्मरण जो करता है, कोई भी चीज अपने मेमोरी में सेव करता है, वो तर्क और समझ करके मैंने मेमोरी में शामिल करता है। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तर्क वितर्क करने लगता है कि बच्चा का चिंतन कौशल अब विकसित हो गया है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन करने लगता है। अब देखिए, बच्चा अगर कोई वस्तु उसके सामने में नहीं है फिर भी उसके बारे में वो बच्चा चिंतन कर लेता है, इसी को कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है उसी में करता है। अमूर्त रूप से चिंतन करता है तो किसमें करेगा? अमूर्त संक्रियात्मक में। यानी बच्चा किसी बच्चे के सामने अगर वस्तु नहीं है फिर भी उसके बारे में चिंतन करता है तो उसी को कहते हैं अमूर्त चिंतन अमूर्त चिंतन करना। तो अमूर्त चिंतन किसमें करेगा? चौथा में करेगा। ठीक है, तो आप देख लिए कि पहली अवस्था का क्या क्या गुण है, दूसरी अवस्था का क्या क्या गुण है, तीसरी अवस्था का क्या क्या गुण है, चौथी अवस्था का क्या क्या है। जीन पियाजे के सिद्धांत में प्रयुक्त कुछ संप्रत्यय है जिसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय है, उनको देख लेते हैं क्या क्या होता है। अब देखिए, पहला है एस्कीमा। एस्कीमा क्या है उसके बारे में समझिए। एस्कीमा जो होता है किसी भी बालक में या किसी भी व्यक्ति में जो उसका जितना भी अनुभव है, जितना भी सूचना है, जितना भी ज्ञान है, जिस जगह पे वो जमा रखता है उसी को कहते हैं क्या? एस्कीमा। समझ गए? एस्कीमा हुआ वह मानसिक संरचना है, मेंटल संरचना है, जहां हम अपने ज्ञान को या सूचना को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, उसी को कहते हैं कथी? एस्कीमा। अब देखिए, एस्कीमा से ही निकला है एस्किम्स, लेकिन ये दोनों में अंतर है। एस्किम्स को आप समझते हैं, एस्किम्स जो है व्यवहारों का संगठित पैटर्न है जिसको बार बार आप दोहराते हैं, उसी को कहते हैं कथी? एस्किम्स। यानी या कह सकते हैं कि किसी कार्य को करने के तरीके या ढंग को आप जितना बार किए कि उस कार्य में आपका क्या हो गया, आप उस कार्य को करने में एक्सपर्ट हो गए, तो आप में वो क्या हो जाएगा? एस्किम्स। तो वही होता है कि किसी भी कार्य करने के तरीके या ढंग को क्या कहते हैं? एस्किम्स। या यह कह सकते हैं कि व्यवहार को जो उस संगठित पैटर्न होता है जिसको बार बार दोहराया जाता है उसी को क्या कहते हैं? एस्किम्स। जैसे अगर कोई बच्चा डेली स्कूल जाने के लिए स्कूल ड्रेस लेता है, मैंने क्लास में जो सब्जेक्ट के अनुसार बुक चुन लेता है, वो अपनी आदत में धीरे धीरे करने लगता है तो उसी को क्या कहते हैं? एस्किम्स। अब देखिए, अनुकूलन के बारे में समझिए। अनुकूलन जो होता है जिसको कहते हैं एडाप्टेशन, अनुकूलन। जीन पियाजे बोले कि किसी भी बालक में अपने वातावरण के साथ अनुकूलित करने की जन्मजात क्षमता होता है, अपने वातावरण में घुलने मिलने की जन्मजात क्षमता होता है। कौन बोले? जीन पियाजे। जीन पियाजे नहीं बोले थे कि ठीक कौन कौन? पहला आत्मसातीकरण या समावेशन, दूसरा समायोजन या संयोजन। पहला है आत्मसातीकरण या समावेशन, इसके बारे में समझते हैं, यहां से भी क्वेश्चन रहता है। अब देखिए, आत्मसातीकरण क्या कहता है
कि स्कीमा में जो पहले से कोई ज्ञान है या कोई अनुभव है, सूचना है, उसी में नए ज्ञान को परत दर परत जोड़ते जाना ना क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण, या उसी को कहते हैं कथी? समावेशन। ठीक, या इसी को कह सकते हैं कि नई समस्या में अगर किसी बालक के सामने कोई नई समस्या आए तो उसको जो पहले से जो स्कीमा में पुराना ज्ञान है उसी का प्रयोग करके अगर उसका समाधान माने उस समस्या को जोड़ लेता है, पहले ज्ञान से ही जोड़कर उस समस्या को देखता है, तो उसको भी कहते हैं आत्मसातीकरण। ठीक, इसको आप समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कोई अगर छोटा बालक है, अपने जीवन में कभी किसी जानवर को नहीं देखा, पहला बार मान लीजिए घर के आसपास उसने बिल्ली को देखा, तो बिल्ली के बारे में उस जानवर को देखा तो उसको मतलब वो बिल्ली के बारे में नहीं जानता था, तो उसके मान लीजिए उस जानवर के बारे में अगर घर के कोई लोग उसको बता दिए कि इस तरह का जो जानवर होता है उसको बिल्ली कहते हैं, तो वो उसी तरह से जो जैसा कोई उसको जानकारी दिया, जिस तरह से देखा, उसी सूचना को वो अपने स्कीमा में शामिल कर लिया, उसी को कहते हैं आत्मसातीकरण। ठीक, तो वो बिल्ली को देख करके वो क्या मैंने बिल्ली के बारे में जो स्कीमा में सेव कर लिया ज्ञान वगैरह जो उसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं आत्मसातीकरण या सूचना जो भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए वही चीज कहता है आगे, अगर अगर इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर एक बच्चा अगले दिन कुत्ता को देखकर भी बिल्ली कहेगा तो बच्चा कहाँ है? आत्मसातीकरण में, क्योंकि पहले से जो उसके स्कीमा में ज्ञान मैंने सम्मिलित था उसी से जोड़कर उसको अगर जवाब दे रहा तो उसी को कहते हैं आत्मसातीकरण। जैसे एक बच्चा घोड़ा को देखकर कहता है इतना बड़ा कुत्ता, तो उसको क्या कहेंगे? आत्मसातीकरण। एक बच्चा ऊंची ऊंट को देखकर कह रहा ऊंची पीठ वाला घोड़ा, तो बच्चा कहाँ है? आत्मसातीकरण में। ठीक, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब समझिए। अब देखिए आत्मसातीकरण के बाद अब है अगला समायोजन या संयोजन क्या है, एकोमोडेशन, इसके बारे में समझिए। अब देखिए जो जैसे हमने बच्चा को बिल्ली के बारे में बताया, तो जो बिल्ली के बारे में अगर आप उसको पूछेगा तो बिल्ली, अगर कुत्ता को जैसे देख लिया, अगर कोई बच्चा कुत्ता को देख लिया उसको भी वो बिल्ली कह दिया, तो आप क्या कहें? आत्मसातीकरण में। जो ही आप उसी बच्चे को कहिएगा नहीं ये अलग जानवर है, इसको कहते हैं कुत्ता, तो उसके मस्तिष्क में जो पहले से ज्ञान है उसमें असंतुलन पैदा हो जाएगा। उसी को संतुलित करने के प्रयास करने के लिए फिर से स्कीमा में जो ज्ञान था पहले उसमें कुछ परिवर्तन करेगा, संशोधन करेगा, तब अगर नया समझेगा, तब कुत्ता को अलग और बिल्ली को अलग करके समझेगा, तब उसके ज्ञान में क्या होगा? बैलेंस आ जाएगा, माने संतुलन आ जाएगा, तो उसी को कहते हैं समायोजन या संयोजन। समझ गए? जैसे देखिए इसके बारे में पूछता है कि स्कीमा में जो पहले से ज्ञान है या कौशल है, अगर नई समस्या में काम नहीं आवे तो हम उसमें परिवर्तन करते हैं, संशोधन करते हैं, तब अगर उसको समझते हैं या उसमें संशोधन करके समझते हैं, तब उसको कहते हैं समायोजन। ठीक, अब अगला देखिए संगठन। स्कीमा में पहले से जो ज्ञान है उसको पुनर्व्यवस्थित करना, संगठित करना, तब नए ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाता है? संगठन। ठीक, समीकरण या संतुलनता क्या है सो समझिए इसके बारे में। समीकरण या संतुलनता होता है आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच जो तालमेल बैठाते हैं उसी को कहते हैं संतुलनता या उसी को कहते हैं समीकरण। अनुकूलन और समीकरण लगभग एक ही शब्द है, लगभग एक ही अर्थ रखता है, मतलब कि अनुकूलन और समीकरण लगभग एक ही अर्थ रखता है। ठीक है, अब देखिए जीन पियाजे के बारे में एक और बात कहे थे कि जीन पियाजे जो है वो बोले थे कि कोई भी बच्चा जन्म के समय से ही नन्हे वैज्ञानिक होता है, अपना किसी ने अपने परिवेश में रहकर सक्रिय रूप से खोजबीन करता रहता है, इसलिए बालक को जीन पियाजे ने मैंने बालक को क्या कहा? नन्हे वैज्ञानिक कहा। अब देखिएगा जीन पियाजे की सबसे बड़ी कमी क्या रहा, इनके बारे में अगर पूछेगा तो जीन पियाजे की जो सबसे बड़ी कमी है वो दूसरी अवस्था यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के क्षमता को कम करके आका है। ये क्वेश्चन पूछा गया भी है। ठीक है, द्वितीय अवस्था में बच्चों के क्षमता को कम करके आका है, वो कौन? जीन पियाजे, इनकी सबसे बड़ी आलोचना है। अब देखिए 6 to 8 में बार बार पूछता है, आप उसके बारे में समझिए। जब भी दे कि क्वेश्चन में लिखे कि निम्नलिखित में से, अब देखिएगा जीन पियाजे की सबसे बड़ी कमी क्या रहा, इनके बारे में अगर पूछेगा तो जीन पियाजे की जो सबसे बड़ी कमी है वो दूसरी अवस्था यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के क्षमता को कम करके आका है। ये क्वेश्चन पूछा गया भी है। ठीक है, द्वितीय अवस्था में बच्चों के क्षमता को कम करके आका है, वो कौन? जीन पियाजे, इनकी सबसे बड़ी आलोचना है। अब देखिए 6 to 8 में बार बार पूछता है, आप उसके बारे में समझिए।
जब भी दे कि क्वेश्चन में लिखे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे का आलोचना है, तो जो ही जीन पियाजे का आलोचना बारे में बोले तो जो जो जिसकी बात वाइगोत्स्की किए हैं वो जीन पियाजे का आलोचना हो जाएगा। अगर पूछ देगा वाइगोत्स्की का आलोचना है तो जो बात जीन पियाजे बोले हैं वो किसका आलोचना हो जाएगा, वाइगोत्स्की। इसलिए कहता है जीन पियाजे का सिद्धांत और वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है एक दूसरे का क्या है, पूरक सिद्धांत है। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान रखिएगा। जब भी देखें जीन पियाजे का आलोचना तो आप ध्यान रखिएगा कि जो सेंटेंस वाइगोत्स्की बोले हैं, जो बात वाइगोत्स्की बोले हैं वो जीन पियाजे का आलोचना हो गया। और जो देगा अगर इसी का उल्टा दे देता है कि वाइगोत्स्की का आलोचना कौन सा है, तो जो जीन पियाजे बोले हैं वो वाइगोत्स्की का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और जीन पियाजे के बारे में एक और सेंटेंस दिया जाता है कि बालक में पहले संज्ञानात्मक विकास होता है फिर उसमें भाषा विकास होता है। या इसी सेंटेंस को आजकल घुमा फिरा कर पूछा जाता है कि बच्चा में जो होता है वो भाषा विकास वो संज्ञानात्मक विकास का अनुसरण करता है। अनुसरण करना मतलब आगे आगे संज्ञानात्मक विकास होता है, पीछे पीछे भाषा होता है। यही बात कौन बोले हैं, जीन पियाजे। अब अगर आप इतना चीज को समझ जाते हैं, इतना शब्दावली और चारों अवस्था के अलग अलग गुण को, तो आप एक मतलब आप अच्छी तरह में जो होता है वो भाषा विकास वो संज्ञानात्मक विकास का अनुसरण करता है। अनुसरण करना मतलब आगे आगे संज्ञानात्मक विकास होता है, पीछे पीछे भाषा होता है। यही बात कौन बोले हैं, जीन पियाजे। अब अगर आप इतना चीज को समझ जाते हैं, इतना शब्दावली और चारों अवस्था के अलग अलग गुण को, तो आप एक मतलब आप अच्छी तरह से जीन पियाजे के किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आपको एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। हमको जहां तक संभव हुआ हमने आपको बेहतर ढंग से पूरे जीन पियाजे को बता दिया। अब आप कहीं से भी क्वेश्चन लाइए, हम आपको बता देंगे, या हमको आप मेरे थी पे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि हाँ क्या होता है क्या नहीं है, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जीन पियाजे अब आगे के क्लास में पढ़ेंगे जेरोम बुर्नर, और उसके आगे के आपको 3 व्यक्ति का संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ना है। कौन कौन, एगो जीन पियाजे हो गए, और अगला हो गया जेरोम बुर्नर, और तीसरा हो गया वाइगोत्स्की। आप 3 को संज्ञानात्मक विकास से ही पूछेगा। ठीक है, तो अब जीन पियाजे में अगर कहीं कोई दिक्कत हो आप इसके क्वेश्चन बनाइए। आप क्वेश्चन में हमको नहीं लगता कहीं दिक्कत होगा, आप इतना अच्छा से बता दिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जय हिंद।